हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप? दीपावली आप लोग मना चुके हो, आई होप अभी ने बड़ी ही सेफ और प्रॉस्परस दीपावली सेलिब्रेट की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों के बीच में रहिए और क्लास करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से आपका जुड़ा हुआ है। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैकडोनाल्ड या मैक्स मूलर। अगर मैं बात करूं मैक्स मूलर की, तो आप देखोगे मैक्स मूलर ने क्या कहा था। मैक्स मूलर ने कहा था आर्यंस आर माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि द आर्यन सॉम इज एशियाटिक, यानी उत्तरी ध्रुव या आपका आर्कटिक जो रीजन है, आर्कटिक जो रीजन है वो आपका किसका, आर्यंस का आपका घर है। तो बच्चे कौन से? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है आपकी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। और उसमें ये कहते हैं कि आर्यंस कहीं से नहीं, आपके तिब्बत से आए थे। तो जिसने भी क्या, दयानंद सरस्वती, वो बिल्कुल सही है। वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू वेदास। आप क्या देखोगे? वेदों की ओर लौटने की बात हो, चाहे आपका शुद्धि आंदोलन हो, क्या हो आपका शुद्धि आंदोलन हो, ये सब किसके द्वारा? तो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। 1875 में आप देखते हो, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना आपकी बॉम्बे में हुई थी। कहां थी आपकी? बॉम्बे में हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ए, वो बिल्कुल आपके सही थे। अगला क्वेश्चन है, द मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व। आपको बताना है रामसर कन्वेंशन का मिशन किसे संरक्षण करना है। आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स, रिवर्स, नदियां, ओशन महासागर या आपके डेजर्ट रेगिस्तान। तो आर्द्रभूमि कन्वेंशन आपने सुना होगा। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे भारत में 75 से ज्यादा, ठीक है, आपके आर्द्रभूमि देखने को मिलेंगी, जो इसके तहत आपके साइन की जा चुकी हैं। और 1 फरवरी को आप रामसर डे के तौर पे भी आप सेलिब्रेट करते हो। जिसने भी कहा कि वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन है, वो बिल्कुल आपकी सही है। अगर मैं बात करूं रामसर की, तो रामसर एक आपका शहर है। कहां पे? ईरान में। जहां पे ये 1971 में आपका साइन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1971 में रामसर कन्वेंशन आपका रामसर ईरान में साइन हुआ था, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ठीक है। और 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसे साइन किया है। आप देखोगे चिल्का झील भारत का सबसे पुराना रामसर साइट है। कौन सा? चिल्का झील। ये भी याद रखना है। तो जिसने भी आंसर कहा कि भारत में 75 रामसर साइट्स है, वो भी बिल्कुल सही थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो आप कहोगे सर इसमें जाहिर सी बात है उड़ीसा शेयर नहीं करता, क्योंकि बीच में कौन आ जाएगा? उड़ीसा के बीच में और मध्य प्रदेश के बीच में छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये सीमा साझा नहीं करता। नहीं तो उत्तर प्रदेश भी शेयर करता है, गुजरात भी करता है, राजस्थान भी मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है। तो ये अपना प्यारा भारत का मैप, और ये अपना मध्य प्रदेश, ये जो आप देख रहे हो ये है मध्य प्रदेश, और ये आपका उड़ीसा है, और बीच में कौन है? तो बीच में आपका छत्तीसगढ़ है। दूसरा आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपका मिजोरम, ये आपका मणिपुर, ये आपका नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश। दिस शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। वहीं पे आप देखोगे बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है? तो मिजोरम की, त्रिपुरा की, असम की, मेघालय की, पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है छत्तीसगढ़ की सीमा किसको लगती है, किसको नहीं आपकी लगती। तो आंसर क्या था इसका कि मध्य प्रदेश की सीमा उड़ीसा को टच नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आपको बताना है कि साउंड की हवा में गति क्या होती है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक, इन एयर आपको बताना। अगर मैं साउंड की बात करूं तो आप देखोगे कि साउंड आपका ऐसा है जिसे ट्रैवल करने के लिए एक किसके माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ठीक है। जितना सघन माध्यम होगा उतना तेज आपकी ध्वनि जाती है, आपने देखा होगा। दूसरा आप देखोगे क्या? दूसरा आप देखोगे कि एयर में इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? तो 343 मीटर पर सेकेंड है। जिसने भी कहा 343 मीटर पर सेकेंड है, वो बिल्कुल आपके सही है।
जनरली क्वेश्चन आता है कि 4 आपको ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है, और कहेगा इनमें से किसमें ध्वनि की गति तेज होगी। तो आपको इतना देखना जो जितना डेंस है, जैसे स्टील है, लकड़ी है, पानी है, एयर है, तो बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं एयर, लेकिन आपको याद रखना है एयर में ध्वनि की गति कम होती है और स्टील में जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया उसमें स्टील में सबसे ज्यादा इसकी गति आपकी होगी। जैसे क्या चाहिए, इट्स नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिसने भी आंसर दे दिया वो बिल्कुल आपके सही थे। In context of UN Sustainable Development Goal, which of the following pair is incorrect? अगर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में मैं बात करूं तो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आपका गलत है? ठीक है, जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, नो पॉवर्टी यानी गरीबी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप 8। तो बताओ भाई कौन सा सही नहीं है? आप देखोगे ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, ये आपके 17 गोल्स आपकी गिवन है, जिसमें आपका पहले पे नो पॉवर्टी है, दूसरे पे जीरो हंगर है, तो आपको ये बिल्कुल सही है। ठीक, पहले पे आपका क्या था, पॉवर्टी। तीसरे पे देखो तो गुड हेल्थ को दिया गया, किसे दिया गया है? गुड हेल्थ यानी स्वास्थ्य की बात की गई है। तो क्वालिटी एजुकेशन ये 4 हो जाता, क्या हो जाता आपका, ये SDG आपका 4 है, क्वालिटी एजुकेशन क्या है 4। और 3 पे आप देखो तो क्वालिटी हेल्थ की बात करते हैं, किसकी? गुड हेल्थ की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या आंसर देना था सर, ऑप्शन बी सही मैच नहीं है, बाकी सही आपके मैच है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये करंट से रिलेटेड होता है। अगला है विद रेफरेंस टू डांस एंड देयर नेटिव स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? यक्षगान कर्नाटका, सतरिया मणिपुर, कल्यारी पयट्टुम तमिलनाडु, घुमरू घुमरू घुमरा है, घुमरा आपका उत्तर प्रदेश है। बताओ भाई, अगर हम बात करें घुमरा का, तो घुमरा जो है ना, ये आप देखोगे ये उड़ीसा का डांस है, किसका? ये उड़ीसा का डांस है। तो जिसने भी कहा घुमरा तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है। कलियारुपट्टू ये आपको केरल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कलियारुपट्टू ये आपको केरल में मिलेगा। तमिलनाडु में आपको भरतनाट्यम मिलेगा, क्या मिलेगा? भरतनाट्यम। सतारिया आपको असम में मिलेगा, सतारिया कहाँ मिलेगा आपको? असम में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये भी आपका सही मैसेज था, यानी यक्षगान आपका कर्नाटक में होता है, ये बिल्कुल आपका सही मैच था। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन ये यक्षगान है और ये आपका कर्नाटक का स्थानीय नृत्य है, वो बिल्कुल आपके सही थे। नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नॉन एज द अर्थ। ठीक है, डेंस्ड यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाला, ठीक है, स्थायी तत्व का नाम बताइए। ऑस्मियम है, रोहोडियम है, एल्यूमिनियम है या टंगस्टन है? तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम टंगस्टन तो नहीं लगता। आप देखोगे ये जो सामने आपकी धातु है, ये ऑस्मियम है, ये क्या आपका? ऑस्मियम। तो जिसने भी आंसर दिया ऑस्मियम वो बिल्कुल आपके सही है। ऑस्मियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 76। तो सिंबल OS है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 76 है। ठीक है, इट इज हार्ड ब्रिटल एंड ब्लशिश वाइट ट्रांजिशनल मेटल in the platinum group that is found as the trace element in alloy, mostly in platinum ores, then experimentally measured using X-ray crystallography. It has density 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखोगे इसका घनत्व कितना है? 22.529 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी पानी की तुलना में लगभग 22.5 गुना है। पृथ्वी की देखें तो पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो कितना आपका 5.52 ग्राम है, कितना? 5.52 ग्राम है, यानी पृथ्वी से ये कितना, ये आपका पृथ्वी की 4 गुना है, 4 टाइम्स आपके पृथ्वी से ज्यादा इसकी डेंसिटी है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑस्मियम वो बिल्कुल सही थे। Who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw into the history of Asian Games? अभी आप देखोगे 2022 जो एशियन गेम्स होंगझाओ में होने वाले थे, 2030 में ये कंक्लूड हुए होंगझाओ आपकी चाइना में। और यहाँ पे किसने भाला में स्वर्ण पदक जीता? पहली बार भारतीय महिला एथलीट बनी। अगर पुरुषों की बात करें तो आप देखोगे पुरुषों में आपकी किसने, तो वही नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और रजत पदक भी भारत के पास ही आया था जैवलिन थ्रो में। क्या आप मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं?
अगर वहीं पे लड़कियों में बात करें तो आप देखोगे अन्नू राजी, कौन है आपकी? अन्नू रानी। इस लड़की ने 60 मीटर से ज्यादा लंबी भाला फेंककर इन्होंने क्या भारत के लिए पहली बार जैवलिन थ्रो में महिलाओं की कैटेगरी में स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। तो जिसने भी आंसर दिया कि रानी ने 62.92 मीटर लगभग 63 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही अन्नू एशियाड में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। श्रीलंका की नदिसा दिल्हान ने रजत पदक जीता। एशियाई खेलों में अन्नू का यह दूसरा पदक है। भारत ने एशियाई खेलों में आप देखोगे तो 107 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और भारत की पोजीशनिंग की बात करें तो आपकी चौथी रही। कौन सी रही आपकी? चौथी। और टेबल में टॉप किया किसने? तो चाइना ने टॉप किया, उसके बाद जापान, कोरिया और फिर जाके भारत की बारी आती है। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आपको बताना है कि राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। एडवोकेट जनरल की बात कर रहा है, अटॉर्नी जनरल की बात नहीं कर रहा है। अगर मैं अटॉर्नी जनरल की बात करूं, एजी की बात करूं, तो इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और अटॉर्नी जनरल आपको मिलेंगे आर्टिकल किसमें? 76 में। इसमें 89 जोड़ दीजिए, कितना? 89। आप 165 पे पहुंच जाओगे। क्या पहुंच जाओगे? 165 में। और वहां पे पढ़ते हो आप एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ते हो। किसके? महाधिवक्ता के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है। तो जो एडवोकेट जनरल है, कौन है आपका एडवोकेट जनरल? इसकी नियुक्ति आप देखोगे राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। इसका कार्यकाल भी क्या होता है? तो राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और दूसरा, ये राज्य सरकार के विधि सलाहकार है, लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये आपके आर वेंकट रमानी साहब हैं, जो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। ये क्या आपके भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। आउटसाइड इंडिया, डॉक्टर इन विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर? ठीक है, अनवेल्ड। ठीक। तो आपको बताना, भारत से बाहर किस देश में बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है। तो भारत से बाहर किसके, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति कहां पे अनवेल हुई? आप देखोगे ये आपके वॉशिंगटन डीसी में हुआ। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। तो जिसने भी आंसर दिया यूएसए में बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ भारत से बाहर, वो बिल्कुल सही है। तो आप देखोगे इसको कहाँ पे? तो लिविंगस्टन रोड, ऑकिम एमडी। ठीक है, ये आपका कहाँ का? तो ब्रिटेन आपका, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम का एड्रेस है, जहां पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आपकी लगाई गई। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया यूएस, वो बिल्कुल आपके सही है। तो मैरीलैंड सर्ब्स ऑफ यूएस कैपिटल वॉशिंगटन में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से भी आप जानते हैं। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर इनटू द प्रोपेन रेस्पेक्टिवली? अगर प्रोपेन की बात करें तो जिसमें लास्ट में एन होता है, यानी सिंगल बॉन्डेड है, आप देखोगे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? Cn, फिर हाइड्रोजन H2n+2, एन होती इतना ही होता है। अगर इन होती तो उस कंडीशन में ये 2 हटा देते। तो प्रोपेन में आप देखोगे 3 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 × 2 + 2 कर लो, हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। तो आप देखोगे 3 हाइड्रोजन और, सॉरी, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन आपके होते हैं। तो जिसने भी आंसर क्या दिया 3 और 8, क्या आंसर दिया? 3 और 8, ऑप्शन डी आंसर दिया, वो बिल्कुल आपके सही थे। आप मुझे ब्यूटेन में बताइए, ब्यूटेन में कितना जाएंगे? ब्यूटेन में आपके कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इन विच स्टेट द जोगाड़ा रॉक एडिक्ट अशोका इज लोकेटेड? आपको बताना है अशोका का जोगाड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में, या आपका आंध्र प्रदेश में? तो जिसने कहा कि ये जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ये उड़ीसा में स्थित है, वो बिल्कुल आपके सही है। जोगाड़ा आप देखोगे तो कलिंग, पहले उड़ीसा को आप कलिंग के नाम से जानते थे, और उस समय ये कलिंग की राजधानी भी हुआ करती थी। क्या होती थी आपकी? कलिंग की राजधानी भी हुआ करती थी। जिसने भी आंसर बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो जोगड़ा एक प्राचीन किला जो कलिंग प्रांत की मौर्यकालीन गढ़ वाली राजधानी के रूप में कार्य करता था। जोगड़ा भारत के उड़ीसा के घनश्याम जिले में
बहरामपुर, पुरुषोत्तमपुर शहरों के पास स्थित है। ठीक है। धौली उड़ीसा का पहला स्थान जहां पे कलिंग का शिलालेख मिला। ठीक है। अगर बात करें कलिंगा अभिलेख की, जिसमें पता चलता है कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंगा अभिलेख कहाँ धौली में आपको प्राप्त होता है। तो एक जोगड़ा है और दूसरा धौली, ये दोनों स्थल आपको कहाँ पे उड़ीसा में मिलेंगे। What is the bond angle in degree into the structure of benzene molecule? अगर बेंजीन अणु की संरचना के आबाद कोण कितना आपका होगा, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है आपका, हेक्सागोनल होता है, ऐसे ही होता है ना। और हेक्सागोनल में एंगल कितने के होते हैं, आप देखोगे टोटल एंगल 720 का होता है, एक एंगल आपका 120 का होता है। कितना होता है, 120 का होता है। तो जिसने भी कहा कि बेंजीन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होता है, वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है। तो ये देखो, अगर लेंथ पूछता तो 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसकी लेंथ होती है और 120 डिग्री का कोण आपका बनता है। ठीक है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाह्य ठोस भाग है, क्रस्ट है, कोर है, मेटल है या कोल्डेरा है। आप देखोगे पृथ्वी के सबसे बाह्य जो भाग होता है, जो उसके द्रव्यमान और आपके वॉल्यूम का लगभग 1% के आसपास है, यह आपका क्रस्ट है। ठीक है। क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सिलिका की बारी आती है। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम की बारी आती है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो जिसने कहा जो बाहरी पार्ट है उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आप देखोगे सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। बीच वाले भाग को मेटल बोलते हैं, फिर आपका आउटर और इनर कोर है। मोह डिसकंटिन्यूटी, अगर मैं मोह की बात करूं तो मोह डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेटल के बीच मिलता है। वहीं पे आप रेप्टी देखोगे, ये लोअर और अपर मेटल के बीच में। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आप देखोगे तो ये मेटल और कोर के बीच में मिलता है। वहीं पे लेमन डिसकंटिन्यूटी देखोगे तो आउटर और इनर कोर के बीच मिलता है। आउटर कोर आपको मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म मिलेगा और इनर कोर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो जिसने भी आंसर किया दिया ए, वो बिल्कुल आपके सही थे। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप देखोगे हॉकी के जादूगर कौन है आपके, मेजर ध्यानचंद। कौन है, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का ही 29 अगस्त को जन्मदिवस होता है और उस दिन हम राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे के तौर पे मनाते हैं। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। आप देखोगे 1991-92 में, 1991 में आप देखोगे राजीव गांधी खेल रत्न का गठन हुआ था और राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था। फिर आप देखोगे 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक हुए जो कि 20 में होने थे और उसके बाद से मेजर ध्यानचंद के नाम पे आपका इस अवार्ड का नामकरण कर दिया गया। आज खेल रत्न मेजर ध्यानचंद आपका हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, जिसके तहत 25 लाख रुपए कैश नगद आपको मिलता है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही थे। वो क्या थे, बिल्कुल आपके सही थे। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन ईयर 2023? वर्ष 2023 के लिए कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, ये तो मैंने इजी बना दिया। ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 3 लोगों को आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो बिल्कुल आपके सही है। ऐसा हो सकता था कि मैं आपको नाम दे देता 4 और कहते हैं इनमें से कौन सा व्यक्ति को भौतिक का 2023 में नोबेल प्राइज आपका नहीं मिले, तो वो आपके लिए टफ हो जाता। ठीक है। तो ये आपके पेरी अगोस्टिनी, फ्रेंस कारूस और एनी एल हुलियर, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें आपका यह अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोस ऑटो सेकंड pulses of light for the study of electron dynamics in matter। तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर के अध्ययन के लिए इन्हें क्या मिला है, तो नोबेल प्राइज आपका इस बार का दिया गया है। अगला आपका अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जिन्ना मीन्स, ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वामी, बेड़ियों से मुक्त, वर्दी या कॉन्करर, विजेता।
तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपने लिखा भी है। जिनका अर्थ आपका विजेता होता है, क्या होता है? विजेता। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही थे। Which of the following animal does not find a place into the national emblem of India? निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पे जगह नहीं मिली है? लायन आपको बिल्कुल है, बुल आपका बिल्कुल है, घोड़ा आपका बिल्कुल है, जिसने भी कहा ऊंट, क्या कहा? ऊंट। ऊंट आपको राष्ट्रीय चिन्ह पर देखने को नहीं मिलेगा, यह आपका राजकीय चिन्ह है, यहाँ पे कहीं पे भी ऊंट आपका मेंशन नहीं है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही थे। वो क्या थे? बिल्कुल आपके सही थे। टोर इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है कि टोर किसका मात्रक है, फोर्स का, एनर्जी का, पावर का, या आपका प्रेशर का। अगर आप देखोगे एक टोर में, ठीक है, कितने पास्कल होते हैं, तो आप देखोगे कि 100 से ज्यादा, आई थिंक 133 के आसपास पास्कल आपके होते हैं। और टोर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये किसका? प्रेशर का मात्रक है। तो जिसने भी आंसर दिया डी, वो बिल्कुल आपके सही थे। द ग्रेट इंडियन नॉवल इज ऑथर्ड बाय, आपको बताना है ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, चित्रा बनर्जी, विक्रम सेठ, या आपके शशि थरूर। तो जिसने भी कहा द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक शशि थरूर साहब है। कौन है आपके? शशि थरूर, जो केरल से सांसद हैं, वो बिल्कुल आपके सही है। तो क्या आंसर था? ऑप्शन डी इसका सबसे सही उत्तर था। Who among the following is the लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है? जगदीश मुखी, लालजी टंडन, गिरीश चंद्र मुर्मू, या मनोज सिन्हा। गिरीश चंद्र मुर्मू की अगर बात करती है, वर्तमान में आपके क्या है? तो वर्तमान में ये कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है आपके। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो आपके मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही थे। इथोपिया रिलेटेड टू द अफ्रीका इज द सेम वे ब्राजील रिलेटेड टू अफ्रीका, ब्रासीलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इथोपिया एक देश है जिसकी राजधानी आडिस अबाबा है, ठीक है, क्या है? आडिस अबाबा। हाल ही में आप देखोगे इथोपिया को कहाँ पे G20 में भी आपका, ठीक है, G20 में भी शामिल किया गया इसे, इथोपिया को। ठीक, आप देखोगे इजिप्ट, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, 3 देश आपके G20 में हो चुके हैं। और इसकी राजधानी आडिस अबाबा है। ब्रासीलिया, ठीक है, ब्राजील की राजधानी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉन्टिनेंट लिखा है ना, ब्राजील किस कॉन्टिनेंट में था? आप कहोगे सर ब्राजील साउथ अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ब्राजील आपका स्थित है, वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, और ब्राजील आप देखोगे कि विश्व का कौन सा, पहले पे आपका 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा देश है। पहले पे रशिया है, फिर आपके कनाडा की बारी आती है, फिर आपके चाइना, यूएसए, और फिर आपके ब्राजील की बारी आती है। तो जिसने कहा दक्षिण अमेरिका में, वो बिल्कुल आपके सही है। यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। वी गेट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन ब्राजील, जिसे आप कंपास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कंपास के नाम से जानते हैं। व्हाट डज जीएनपी स्टैंड फॉर? आपको बताना है जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी तो आपको बताइए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जिसने कहा कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो बिल्कुल आपके सही है। वो क्या आपके? बिल्कुल आपके सही थे। तो चाहे ऑप्शन सी देते, चाहे आपका डी देते, बात एक ही था। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरे प्रोड्यूस है, तो आप प्रोडक्ट कहोगे। ठीक है, तो जिसने भी आंसर दिया सी, वो बिल्कुल आपके सही थे। Which of the following year is called the year of the great divide into the demographic history of India? निम्नलिखित में किस वर्ष को भारत का जनसांख्यिकी इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? आप देखोगे 1911 से लेके 1921 के बीच में भारत में भयंकर आपके अकाल पड़े। दूसरा, आप देखोगे दूसरा कारण, पहला विश्व युद्ध इसी काल में हुआ, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या 1921 में आपके घट गई थी। 1920 में क्या हो गई थी? जनसंख्या घट गई थी। और उसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय जनसांख्यिकी का विभाजक वर्ष के तौर से जानते हैं। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है।
भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके टाइम पे? तो आप देखोगे उस टाइम पे आपके कौन थे? तो 1872 में आपके लॉर्ड मायो थे। कौन थे आपके? लॉर्ड मायो। और उसके बाद से 1881 से 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई और उसके बाद 81 से जाके आज 2021 में ये जनगणना आपकी नई हुई है। तो ये क्या आ गया? आपका ब्रेक आया। तो जिसने भी आंसर दिया था ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही थे। 1881 में जनगणना, 10 की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। आपको बताना है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? टोडरमन, अबुल फजल, दारा शिको या अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आप देखोगे आईने अकबरी जो किताब है वो अबुल फजल की है। किसकी? अबुल फजल की किताब है। किसकी? अबुल फजल। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन बी दिया कि इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा का तीसरा पार्ट अकबर के समय हुए आपके जो कृषि थे, आपके जो टैक्सेशन थे, उन सब की जानकारी हमें प्रदान करता है। तो जिसने भी आंसर दिया तो ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही थे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर करेंगे। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रति ईमानदार रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।